हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन हब। मैं अंशुमान आज आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है और बायोलॉजी में जिस चैप्टर पे हम डिस्कशन कर रहे थे वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एरिया, बिगिनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेसेसरी प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। इन सारे टॉपिक्स पर हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। लास्ट टॉपिक जो हमने इसके पिछले वीडियो में यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा है वो है डीएनए रिकॉम्बिनेशन इन नेचर। इस टॉपिक तक हमने पिछले ही वीडियो में स्टडी कर लिया है। अब हम इस वीडियो के पार्ट सेकंड में जिन टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है होमोलॉगस डीएनए रिकॉम्बिनेशन, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक क्या है, प्रिपेयरिंग डीएनए सेगमेंट, डीएनए सेगमेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इन होस्ट सेल, एक होस्ट सेल में जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है या वेक्टर होता है उसे हम कैसे इंसर्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस क्या होता है, ओवर यानी कि जीन क्लोनिंग क्या होती है, जीन क्लोनिंग के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन क्या है, ऑब्टेनिंग क्लोन फॉरेन जीन फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इन सारे टॉपिक्स पर हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। और चूंकि जो ये चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है तो पार्ट सेकंड में भी इस वीडियो को या फिर इस चैप्टर को पॉसिबल नहीं है ख़त्म करना, ठीक है। तो पार्ट सेकंड में हम जिन जिन टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे वो हमारा माइक्रो इंजेक्शन लास्ट टॉपिक रहेगा। माइक्रो इंजेक्शन तक आज हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा होमोलॉगस डीएनए रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अब बात करते हैं यदि हम होमोलॉगस डीएनए की, तो होमोलॉगस डीएनए क्या होता है, वे डीएनए अणु जो एक समान होते हैं, ठीक है, उन्हें हम होमोलॉगस डीएनए बोलते हैं। और डीएनए रिकॉम्बिनेशन क्या होता है यानी कि डीएनए पुनर्संयोजन क्या होता है कि प्रकृति में मुख्यतः डीएनए जो भी होते हैं वो समजात डीएनए मॉलिक्यूल और इनके सेगमेंट्स के बीच में ही रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है। होमोलॉगस डीएनए, ठीक है, होमोलॉगस डीएनए मॉलिक्यूल एंड इनके जो डीएनए सेगमेंट्स होते हैं इन्हीं के बीच में रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, जिसे हम डीएनए रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं या कि डीएनए पुनर्संयोजन बोलते हैं। होमोलॉगस डीएनए रिकॉम्बिनेशन इज ए टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का ही एक टाइप है in which nucleotide sequences are exchanged between two similar or identical molecules, similar or identical molecules of double stranded or single stranded nucleic acids, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो इसमें सीक्वेंसेस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, उनका फेरबदल होता है, अदला बदली होता है, ठीक है, सिमिलर होते हैं और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय सेल्स टू एक्यूरेटली रिपेयर हार्मफुल ब्रेक्स। ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है या फिर अधिक मात्रा में यूज किया जाता है रिपेयर करने के लिए हार्मफुल ब्रेक्स को, ठीक है। दैट ऑकर्स ऑन बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नोन एज डीएसबी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, डीएसबी के नाम से जानते हैं, यानी कि डबल स्ट्रैंड्स ब्रेक के नाम से जानते हैं इन अ प्रोसेस। और ये प्रोसेस कहलाता है हमारा होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर यानी कि HRR, ठीक है, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर, इसे हम क्या बोलते हैं, HRR इसका शॉर्ट नेम है। आगे देखें अगर हम तो कह रहा है कि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस इज एज फॉलोइंग एज दे आर, यानी कि रिकॉम्बिनेशन में जो प्रोसेस होते हैं यानी कि कई सारे इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, जैसे कि पहला है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोजिशन, क्रॉसिंग ओवर, ट्रांसडक्शन। ये सारे प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके बारे में हम देखते हैं। अगर हम बात करें कॉन्जुगेशन की तो यह प्रक्रिया मुख्यतः जो है जीवाणुओं में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है। इसमें होता क्या है कि जीवाणुओं की कुछ जातियों में दो प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। पहले वह जिनके केंद्रक में स्थित जीनोम के डीएनए के अणु के अतिरिक्त एक अन्य डीएनए का जो कि सर्किल होता है वह छोटा अणु जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। इनके न्यूक्लियस में एक तो डीएनए मॉलिक्यूल होता है और दूसरा एक छोटा मतलब डीएनए टाइप का होता है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा वह जिसके न्यूक्लियस में डीएनए मॉलिक्यूल के साथ प्लाज्मिड अब्सेंट होता है। दो प्रकार के पाए जाते हैं। जिसमें प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं F+, ठीक है। जिस भी बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं F+ बैक्टीरिया, और जिसमें ये अब्सेंट होता है उसे हम बोलते हैं F- बैक्टीरिया, ठीक है।
और F प्लस और F माइनस। F प्लस में जिसमें हमारा प्लाज्मिड प्रेजेंट है, इसी प्लाज्मिड के वजह से इस जो प्लाज्मिड होता है ये लिंग कारक का कार्य करता है, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन का कार्य करता है, लिंग कारक का कार्य करता है प्लाज्मिड। और इसी प्लाज्मिड की वजह से उसमें प्रोटीन का एक लेयर बन जाता है। किसमें? F प्लस बैक्टीरिया में प्रोटीन का एक लेयर बन जाता है और वही प्रोटीन का लेयर इन दोनों को जोड़ता है, यानी कि रिकम्बिनेंट करता है F प्लस और F माइनस बैक्टीरिया को। कहने का मतलब ये है कि जो F प्लस जीवाणुओं की सतह पर प्रोटीन से जो प्रोटीन का जो एक पिलाई बनता है, जो लेयर फॉर्म्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? PILLI, ठीक है। जो लेयर बनता है उसे हम पिलाई बोलते हैं। और संयुग्मन में यानी कि रिकम्बिनेशन प्रोसेस में F प्लस जो जीवाणु है पिलाई के माध्यम से F माइनस जीवाणु से जुड़ जाता है, ठीक है। F प्लस बैक्टीरिया जो है वो F माइनस जीवाणु से जुड़ जाता है इसी पिलाई के माध्यम से, जो कि प्रोटीन मेड होता है, प्रोटीन मेड होता है। और ये केवल F प्लस में ही फाइंड होता है क्योंकि इसी के न्यूक्लियस में प्लाज्मिड होता है, ठीक। और यही जो दोनों जुड़ते हैं F प्लस और F माइनस बैक्टीरिया, यही प्रोसेस हमारा क्या होता है? रिकम्बिनेशन का। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? कॉन्जुगेशन के नाम से जाना जाता है। कॉन्जुगेशन आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद का जो होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इसमें ऐसे बैक्टीरिया जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो और ऐसे बैक्टीरिया जो जीवाणु के मतलब एक एनदर बैक्टीरिया, तो जो इन्वायरमेंट का बैक्टीरिया है और जो एनदर बैक्टीरिया है, ये एनदर बैक्टीरिया के डीएनए सेगमेंट्स को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक इन्वायरमेंट में पाए जाने वाला डीएनए यानी कि बैक्टीरिया और जो एनदर बैक्टीरिया है उसके डीएनए सेगमेंट्स को ग्रहण कर लेता है। और यह डीएनए खंड जो होता है इन दोनों का समान ही होता है, चाहे वो बाहर का हो या फिर जो एक्सेप्ट कर रहा हो, ठीक। और इन्हीं दोनों डीएनए सेगमेंट्स के समान होने की वजह से उनमें रिकम्बिनेशन का प्रोसेस हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन देखते हैं क्या होता है। अगर हम बात करें कि ट्रांसपोजिशन, तो इसमें क्या होता है? एक वैज्ञानिक थे बारबरा मैकलिंटॉक, जैसा कि हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है, बारबरा मैकलिंटॉक। 1940 में इन्होंने मक्का की कोशिकाओं में पाया था कि डीएनए अणु में कुछ जो जीन रूपी सेगमेंट्स होते हैं वो अपने स्थान से हट करके किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर जाकर के, डीएनए मॉलिक्यूल पर जाकर के अटैच्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार डीएनए अणु का जो होता है रिकम्बिनेशन हो जाता है, ठीक। क्या होता है इसमें कि डीएनए अणु में कुछ जो जीन सेगमेंट्स होते हैं वो किसी एनदर डीएनए मॉलिक्यूल से, डीएनए सेगमेंट से जुड़ जाते हैं और इससे उनका रिकम्बिनेशन हो जाता है। और यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? ट्रांसपोजिशन, यानी कि अपने पोजीशन से हट करके किसी दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल के जीन सेगमेंट से जुड़ना, ये पार्ट हमारा ट्रांसपोजिशन कहलाता है। और सबसे पहले इसे जिसने देखा था वो है बारबरा मैकलिंटॉक। 1940 में इन्होंने मक्का की कोशिकाओं में ऐसा देखा था। और डीएनए के वह जीन रूपी खंड जो अन्य स्थानों पर जुड़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपोजिटर। किस नाम से जानते हैं? ट्रांसपोजिटर के नाम से जानते हैं। पूरी प्रक्रिया ट्रांसपोजिशन कहलाती है। और ट्रांसपोजिटर को ही हम जंपिंग जीन्स के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि जंपिंग जीन्स क्या होते हैं, जंपिंग जीन्स क्या होते हैं। तो इसे हम ट्रांसपोजिटर भी बोलते हैं और ये ट्रांसपोजिशन प्रोसेस में देखे गए हैं बारबरा मैकलिंटॉक द्वारा मक्का की कोशिकाओं में, ठीक है। ये था ट्रांसपोजिशन। अब बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर की। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ये देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मेल का स्पर्म होता है, मेल का क्या होता है? स्पर्म, और जो फीमेल का होता है उसे हम बोलते हैं ओवम। किस नाम से जानते हैं? ओवम। और ये दोनों जो मिल करके बनाते हैं उसे हम बोलते हैं जाइगोट। किस नाम से जानते हैं? जाइगोट। और यही जाइगोट जो होते हैं या फिर स्पर्म और ओवम, ये दोनों एक पॉइंट पर जाकर के एक दूसरे से मिलते हैं, जिसे हम लोग नाम दिए हैं किएज़माटा, ठीक है। और इसी किएज़माटा के पॉइंट पर इन गुणसूत्रों के बीच डीएनए सेगमेंट्स की अदला बदली होती है, एक्सचेंजिंग होती है, ठीक है। याद रखिएगा, स्पर्म और ओवम किस पॉइंट पर मिलते हैं? किएज़माटा पॉइंट पर। क्या करने के लिए? जाइगोट का फॉर्मेशन करने के लिए। और इसी किएज़माटा पॉइंट पर डीएनए सेगमेंट्स की अदला बदली होती है, उनके क्रोमोसोम्स की, ठीक है। तो
अदला बदली का ये जो प्रोसेस है इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामों में शॉर्ट नोट लिखने के लिए क्रॉसिंग ओवर पर आया है। ठीक है, अब होमोलॉगस डीएनए रिकॉम्बिनेशन का जो हमारा लास्ट टॉपिक है यानी कि ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में जैसा कि हम लोग जानते हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में, यानी कि जीवाणु भक्षी जिसे हम नाम देते हैं बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है कि ये जीवाणुओं पर अटैक करता है। तो जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया पर अटैक करने के बाद कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें इन बैक्टीरिया के डीएनए सेगमेंट्स आ जाते हैं, और यही बैक्टीरिया जिनमें वायरस के डीएनए सेगमेंट्स आए हुए हैं वो किसी अन्य बैक्टीरिया को जब संक्रमित करते हैं तो पहले वाले बैक्टीरिया के डीएनए सेगमेंट्स यानी कि जो अटैच्ड हुए हैं वो दूसरे में चले जाते हैं, जिससे उनका रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस हमारा कहलाता है ट्रांसडक्शन। ठीक है, ये था हमारा ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक क्या होता है इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक में हम यदि बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डीएनए में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या एक जीन से दूसरे जीन के डीएनए को समायोजित करना हमारा डीएनए रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। तो डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक द्वारा सामान्यतः उच्च लक्षण वाले यानी कि हायर कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाले जितने भी प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं उनमें हम इच्छित भागों को परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं और उनकी कई सारी कॉपीज बनाने का काम करते हैं। और किस माध्यम से करते हैं, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक के माध्यम से करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया हमारी कहलाती है जीन क्लोनिंग, और इसे हम जीन स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक द्वारा जितने भी हायर कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाले होते हैं, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उनकी कई सारी कॉपीज तैयार की जाती हैं और यह पूरी प्रक्रिया जीन क्लोनिंग या फिर जीन स्प्लिटिंग के नाम से जानी जाती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिपेयरिंग डीएनए सेगमेंट, यानी कि डीएनए सेगमेंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए में दो कैपेसिटियां होती हैं या फिर दो क्षमताएं होती हैं जिसे हम डीनेचुरेशन के नाम से जानते हैं और रीनेचुरेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि विकृतीकरण और स्वाभाविकरण। अब विकृतीकरण क्या होता है, तो यदि हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए को यदि हम 100 डिग्री सेल्सियस पर वार्म करें यानी कि गर्म करें तो उसके जो दो बोन मतलब मैरोज होते हैं, रज्जुएं होती हैं, वो अलग अलग हो जाती हैं यानी कि आइसोलेट हो जाती हैं। और यही प्रोसेस हमारा अलग होने की प्रक्रिया डीनेचुरेशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब कुछ वैज्ञानिक हुए यानी कि वार्नर आर्बर हुए और हैमिल्टन स्मिथ हुए, डेनियल नॉथेंस हुए। वार्नर आर्बर, हैमिल्टन स्मिथ एंड डेनियल नॉथेंस 1971 की बात है। इन्होंने डिस्कवर किया या खोज किया रेस्ट्रिक्शन एंड्रोन्यूक्लियस एंजाइम की। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है, इस एंजाइम की सहायता से डीएनए के जिस खंड या भाग की कॉपीज प्राप्त करनी होती हैं उस खंड को काट कर अलग कर देते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से डीएनए के जिस भाग की हमें जरूरत होती है या फिर जिस सेगमेंट की जरूरत होती है उसे हम इस एंजाइम के द्वारा काट करके अलग कर सकते हैं। और कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस समय फाउंड है, जैसे कि ECORI, हिंद, थर्ड, बैम, HI, ये सारे जो हैं ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के एग्जाम्पल्स हैं। इसी के माध्यम से हम डीएनए सेगमेंट्स का प्रिपरेशन करते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस पूरे प्रोसेस में। आगे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंसर्शन ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इन होस्ट सेल। ठीक है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को हम होस्ट सेल में किस प्रकार से इंसर्ट करते हैं। तो पहले इंसर्ट करने के लिए एज अ होस्ट ई कोलाई नामक बैक्टीरिया को यूज किया जाता था, परंतु आजकल क्या हो रहा है, ईस्ट सेल, बैसिलस सबटिलिस, जैसा कि हमने मेंशन भी किया, ईस्ट सेल और बैसिलस सबटिलिस, इन सबको यूज किया जाता है एज ए होस्ट के रूप में। और यह पूरी प्रक्रिया होस्ट मतलब इंसर्ट कराने की ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानी जाती है, जो कि होस्ट सेल में इंसर्ट कराई जाती है। ठीक, इसमें होता क्या है कि कोई भी बाह्य डीएनए युक्त वेक्टर को ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया द्वारा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से होते हुए स्थानांतरित करके पोषद कोशिका यानी कि होस्ट सेल में इंसर्ट कराते हैं। और फाइनली क्या होता है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है यानी कि बाहर वाला, वो बैक्टीरिया डीएनए का इंटरनल पार्ट बन जाता है। ये पूरा प्रोसेस हमारा जो है वो इंसर्शन का है, किसमें, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का होस्ट सेल में। ठीक है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का होस्ट सेल में इंसर्शन का पूरा प्रोसेस था। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है चलिए देखते हैं।
अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस की, तो इसमें होता क्या है कि जेल मैट्रिक्स में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लागू करने पर, एक जेल मैट्रिक्स है जिसमें हम क्या लागू कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लागू कर रहे हैं, जिससे जो सेम चार्जेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जैसे डीएनए, आरएनए, देख लीजिए लिखा भी हुआ है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ सेम चार्जेस मॉलिक्यूल लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन इन द मैट्रिक्स जेल विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आइसोलेशन की प्रक्रिया है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम क्या लगाते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, और जितने भी सेम चार्जेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, उन्हें मैट्रिक्स जेल में अलग करते हैं, आइसोलेट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जाना जाता है। इसे सबसे पहले एक रियूस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने देखा था, और कैसे देखा था कि पानी में बिखरे हुए चिकनी मिट्टी के कण जो कि पानी में बिखरे हुए थे, उन्होंने इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लागू किया, जिसके बाद ये स्थानांतरित हो गए थे, ट्रांसफॉर्म हो गए थे। और यही प्रोसेस हमारा आइसोलेट करने का जो होता है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, चलिए देखते हैं जीन क्लोनिंग। जैसा कि हमने जीन क्लोनिंग और जीन स्प्लिटिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, फिर भी देख लेते हैं जीन क्लोनिंग क्या होता है। तो ये लास्ट स्टेप है किसका, रिकॉम्बिनेशन टेक्निक का। डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक का लास्ट स्टेप है, जिसमें क्या होता है, हम फाइंड करते हैं कई सारी कॉपीज को रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कई सारी कॉपीज को फाइंड करने के लिए हम रिकॉम्बिनेशन टेक्निक यूज करते हैं, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक यूज करते हैं, और ये जीन क्लोनिंग उसी का एक लास्ट स्टेप है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीएनए क्लोनिंग और जीन क्लोनिंग, जिसे हम डीएनए क्लोनिंग या फिर जीन क्लोनिंग के नाम से जानते हैं। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज डीएनए इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, किस नाम से जानते हैं ऑलरेडी, डीएनए इंजीनियरिंग या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक हमारा माइक्रो इंजेक्शन। देखते हैं माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है। बात करें अगर माइक्रो इंजेक्शन की, तो माइक्रो इंजेक्शन में किसी भी फॉरेन डीएनए को माइक्रो मैनिपुलेटर की सहायता से कोशिकाओं के केंद्रक में या फिर फर्टिलाइज्ड एग के मेल केंद्रक में, या फिर हम कह ले कि यूनिसेलुलर या फिर बायसेलुलर, किसी भी यूनिसेलुलर या फिर बायसेलुलर जो हमारे होते हैं विकासशील इम्ब्रियो, यूनिसेलुलर या फिर बायसेलुलर विकासशील जो इम्ब्रियो होते हैं, उनमें फॉरेन डीएनए को पहुंचाने की एक टेक्निक है। ठीक है, किसी भी फॉरेन डीएनए को किसी भी कोशिका के केंद्रक या फिर फर्टिलाइज्ड एग के मेल के केंद्रक में, या फिर एक या द्विकोशिकी यानी कि यूनिसेलुलर या बाइसेलुलर इम्ब्रियो के अंदर पहुंचाने की एक टेक्निक है। क्या है, माइक्रो इंजेक्शन, जिसे हम माइक्रो इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। अब इसमें इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है माइक्रो इंजेक्शन में, कि माइक्रो इंजेक्शन असेंबली में एक लो पावर वाला स्टीरियोस्कोपिक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी यानी कि स्टीरियोस्कोपिक डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जो कि लो पावर का होता है। प्लस इसके साथ ही साथ सूक्ष्मदर्शी द्वारा डीएनए पुनः स्थापन की प्रक्रिया के समय, जब हम डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हों, उस समय कोशिका या फिर जो भी हमारा अंडाणु हो उसका निरीक्षण कर लेते हैं, जिसमें हमें इंसर्ट कराना होता है फॉरेन डीएनए को। ठीक है, उसका हम पहले पूरी तरीके से जांच कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का माइक्रो मैनिपुलेटर, जो कि कांच का निर्मित माइक्रो पिपिट होता है, विशेष प्रकार का माइक्रो मैनिपुलेटर का यूज करते हैं। 2 माइक्रो मैनिपुलेटर्स का यूज करते हैं, और इसकी सहायता से जो हमारा अंडाणु है या जिसमें भी हम इंसर्ट करा रहे हैं, उसको आंशिक चूसड़ द्वारा स्थिर रखा जाता है। आंशिक चूसड़ यानी कि एक अन्य माइक्रो मैनिपुलेटर है जिसके द्वारा हम उसको स्टेबल रखते हैं, ताकि इंसर्ट करते वक्त कोई दिक्कत ना हो। और इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं, इसी को ही हम जानते हैं होल्डिंग पिपेट के नाम से जानते हैं। एक मैनिपुलेटर है जिसमें इंसर्ट करा रहे हैं उसको होल्ड करके रखे हुए हैं, जिसे हम होल्डिंग पिपेट के नाम से जानते हैं। और दूसरा मैनिपुलेटर क्या होता है, इसमें दूसरे मैनिपुलेटर से उसमें हम इंजेक्ट कराते हैं, जिसमें एक नीडल लगी होती है। एक नीडल की सहायता से, यानी कि दूसरे मैनिपुलेटर में एक कांच की निर्मित एक इंजेक्शन या फिर सुई लगी होती है, इंजेक्शन नीडल लगी होती है, और इसी के द्वारा हम उस होस्ट सेल में या जिसमें भी हम इंसर्ट कराएं उसमें इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, किसको, फॉरेन डीएनए को।
फिर से एक बार देखते हैं। स्टीरियोस्कोपिक डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है, 2 मैनिपुलेटर्स हैं, जिसमें 1 मैनिपुलेटर जो है वो होल्डिंग का कार्य करता है, जिसमें भी हम इंसर्ट कराते हैं उसे होल्ड करने का काम करता है। और दूसरा जो हमारा मैनिपुलेटर होता है उसमें कांच की बनी एक इंजेक्शन वाली नीडल होती है, जिसकी सहायता से हम फॉरेन डीएनए को उस होल्डिंग फॉर्म में इंसर्ट कराते हैं। ठीक, और ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, माइक्रो इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने माइक्रो इंजेक्शन टॉपिक तक इसमें स्टडी कर लिया है। इसमें हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि होमोलॉगस डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक क्या होती है, प्रिपेयरिंग डीएनए सेगमेंट, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इन होस्ट सेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जीन क्लोनिंग, माइक्रो इंजेक्शन, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया। और नेक्स्ट वीडियो में चूंकि एक साथ इन सारे टॉपिक्स को कवर करना पॉसिबल था नहीं, इसलिए हमने इस वीडियो को पार्ट थर्ड तक खींचा है। ठीक है, और पार्ट थर्ड में हम ऑब्टेनिंग क्लोन फॉरेन जीन फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस टॉपिक को पढ़ेंगे। रिकॉम्बिनेशन एंड प्लाज्मिड क्या होता है, यूजेज ऑफ प्लाज्मिड्स, वेक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे। कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स, एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, जो कि हम पार्ट थर्ड इस वीडियो के पढ़ेंगे। ठीक है, आज के